गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। आप सभी को पता है डेली आपको छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू हमारे चैनल के द्वारा डेली कराया जा रहा है ना। तो आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो सेशन चल रहा है, आज लगभग चौथा क्लास है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास भाई। हाँ भाई, जो चैनल में नए हैं वे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, है ना। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और राइट आंसर चूज कीजिए। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया। तो कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, बिल्कुल सही है। फिर है सरभपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर, इसी को क्या कहते हैं, मल्हार, इसी को वर्तमान में क्या कहते हैं, मल्हार, और जो निडिला नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी पर, निडिला नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। सोम पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया, ये भी कथन सही है। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, तीनों ही कथन क्या है, तीनों ही कथन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किसमें है भाई, 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर महारानी व साटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना है। देखिए महारानी व साटा द्वारा, महारानी व साटा कौन थी, तो ये हर्ष की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, हर्ष की पत्नी थी। और याद रखना है महारानी व साटा ने सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में कौन से भगवान की प्रतिमा स्थापित है, तो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। याद रखना है भगवान विष्णु की। और एक चीज याद रखना है, महारानी व साटा जो थी, ये मौखरी वंश की क्या थी, राजकुमारी थी, है ना। फिर शादी होकर ये जो है पांडु वंश के हर्ष के साथ इनका शादी हुआ। ठीक है, और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था भाई, बाला अर्जुन। क्या हुआ था, बाला अर्जुन इनका पुत्र का नाम है। ठीक है, तो याद रखना है महारानी व साटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति की रचना, प्रशस्ति मतलब डिजाइन किसने तैयार किया, क्या रहेगा, कैसा है ना, इंजीनियर कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था कवि ईशान के द्वारा। ठीक है, याद रखना है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो कवि ईशान के द्वारा मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ईशान ने पांडुवंश सोमवंश के राजकीय कवि थे। ठीक है, और ये राजकीय कवि भी थे। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया। प्राचीन जो छत्तीसगढ़ के जो राजाओं का शासन काल है उसमें अभी तक के किस शासक ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया, तो सरभपुरी वंश, प्रसन्न मात्रा इसका जो है प्रमुख शासक था। पांडुवंश तो आप सभी बाला अर्जुन और हर्ष। ठीक है, नल वंश विलास तुम जिसने जो क्या किया था भाई, गरियाबंद, सॉरी राजिम में क्या किया था, राजिम में जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। मौखरी वंश जो है भाई, ये मौखरी ज्यादा जो है लगभग पश्चिम बंगाल में शासन करता था, है ना, पश्चिम बंगाल के एरिया में, उड़ीसा एरिया में शासन करता था। और यहीं से महारानी व साटा आई थी, यहाँ की जो राजकुमारी थी महारानी व साटा, जिनका विवाह पांडु वंश के हर्ष के साथ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है किस वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया, तो मौखरी वंश ने छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाई थी, तो चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से शासन करते थे, तो किसने बनाया था, पांडु वंश ने। याद रखना है पांडु वंश ने चित्रांगदापुर को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था और वहां से भी शासन चलाते थे, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, जाजल्य देव के,
ईशान देव के, तखत सिंह के या फिर महाशिव गुप्त के। तो खरौद के जो लक्ष्मेश्वर मंदिर है उसमें किसके, खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, तो याद रखना है ईशान देव का। किसका प्राप्त होता है, ईशान देव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र है भाई, तो रतनपुर में भी प्राचीन मंदिरें हैं, है ना। ठीक है, सिरपुर ये भी होगा, मल्हार तो है ही। ठीक है, तो क्या होगा, उपरोक्त में से सभी में कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं। मूर्ति हो गया, घर हो गया, अनेक भवन हो गया, राजमहल हो गया, तो सभी प्राचीन कला केंद्र से संबंधित है, क्योंकि राजाओं ने यहाँ पर शासन किए थे। और कुछ मंदिर या भवन निर्माण, कुछ ऐसे पुरातात्विक अवशेष अभी भी वहां देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। अगर काशी की बात किया जाए तो काशी कहाँ है, ये आता है भाई, इसी को कहते हैं वाराणसी। क्या कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। ठीक है, वाराणसी कहते हैं। और इसी को और क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं। ठीक है, वाराणसी, बनारस और काशी तीनों एक ही नाम है। ठीक है, याद रखना है, काशी, वाराणसी और बनारस। और ये आता कहाँ है भाई, तो ये है यूपी में आता है भाई। यहाँ भगवान शिव की मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए उसके बाद है खरौद, राजिम, भैरवदेव, मल्हार। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का काशी जो है वो खरौद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का काशी। याद रखना है, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब पाली की बात किया जाए तो पाली आता है भाई आपके कोरबा में। कहाँ आता है, कोरबा में। और पाली के जो प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है बाण विक्रमादित्य ने। कौन से सन में, तो 9वीं-10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस वंश के, तो बाण विक्रमादित्य ने, बाण वंश के विक्रमादित्य ने पाली के जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है बाण विक्रमादित्य। चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। तो राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे, ये थे भाई बाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्या होगा, बाण वंश से संबंधित थे राजा विक्रमादित्य। चलिए आगे है, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है। बाण वंश के शिलालेख। अब देखिए, बाण वंश शिलालेख मतलब पत्थर का जो लेख प्राप्त हुआ है, पत्थर पर क्या करते थे, गुदवाते थे, ताकि वहां पर वो रहे, है ना, अपने कार्य को, क्या क्या शासन हुआ, ये पहले आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए पत्थर या फिर लकड़ी के या फिर ताम्र पत्र ऐसे पत्थर गुदवाते थे, है ना। तो क्या होगा भाई, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है। अब विक्रमादित्य का जो नाम है वो किस नाम से मिलता है, तो याद रखना है जय मऊ या जय मेरू के नाम से उनका नाम शिलालेख में अंकित है। ठीक है, तो क्या होगा, जय मऊ या जय मेरू। चलिए उसके बाद है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिलिंगाधिपति क्या है, एक उपाधि है, पद है। ठीक है, क्या है, एक उपाधि है, पद है। तो किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया या करते थे। तो त्रिलिंगाधिपति की सोमवंश के, नागवंश के, फणी नागवंश के या नल वंश के। तो याद रखना है, जो सोमवंश के शासक थे ना, सोमवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। तो याद रखना है कौन से वंश के, तो सोमवंश के शासकों के द्वारा त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया जाता था। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस सोमवंशी शासक ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब पूछा है सोमवंशी शासक में से किसने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। अब सोमवंशी शासक बताना है, तो सोमवंशी शासक महाभवगुप्त है कि शिवगुप्त है भाई, हाँ कमेंट करेंगे आप लोग भी। ठीक है, महाभवगुप्त या शिवगुप्त, महाभवगुप्त, शिवगुप्त होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा है, महाभवगुप्त है। कौन सा हो जाएगा भाई, महाभवगुप्त होगा। ठीक, राइट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। महाभव, देखिए एक एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है तो हमें इसके लिए कुछ ट्रिक बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो त्रिलिंगाधिपति से याद रखना है, त्रिलिंगाधिपति से आप क्या याद रखना है, महादेव। अब महादेव क्या है भाई, महादेव की जटाओं में त्रिलिंगाधिपति, शिवलिंग, लिंग से याद आ रहा है त्रिलिंगाधिपति, शिवलिंग। ठीक है, अब शिवलिंग से याद रखना है महाशिव गुप्त। ठीक है, क्या याद रखना है, महादेव महागुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? कलिंग, अब देखिए कलिंग की बात की जाए तो कलिंग जो क्षेत्र आता है भाई ये उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा क्षेत्र में आता है कलिंग, है ना। और कलिंग के सोमवंश के संस्थापक निम्न में से कौन से? शिवगुप्त, शिवगुप्त, महाभावगुप्त, महाशिवगुप्त या फिर भीम गुप्त। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है आपको, कलिंग के जो सोमवंश के शासक थे वो भाई शिवगुप्त थे, ठीक है। कौन थे उसके संस्थापक? शिवगुप्त थे, ठीक है। कौन थे? शिवगुप्त संस्थापक थे। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासक था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सोमवंश का शासन था जिसके निम्नलिखित शासक थे यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज और सोमराज। क्या पूछा गया है आपको पूछा गया है सोमवंश। अब कौन से? कांकेर के जो सोमवंश है वहां के, इनमें से कौन कौन वहां के शासक हुए थे? चार राजाओं के नाम दिए गए, उनमें से कोई दो ही उस वंश से संबंधित है। तो कौन कौन है? एक तो याद रखना है कर्णराज और दूसरा याद रखना है आपको सोमराज। कर्णराज और सोमराज जो था भाई ये सोमवंश से संबंधित शासक थे। तो सेकेंड और फोर्थ ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। सेकेंड और फोर्थ जो है वो किससे संबंधित है भाई? ये संबंधित है आपके कांकेर के सोमवंश से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी राइट होगा। चलिए आगे है, कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? कर्णराज, लक्ष्मणराज, सोमराज, सिंहराज। तो देखिए कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? कांकेर क्षेत्र में, अब देखिए कर्णराज, लक्ष्मणराज, सोमराज या सिंहराज। संस्थापक पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है आपको? संस्थापक पूछे। तो संस्थापक से याद रखना है कांकेर क्षेत्र में जो सोमवंश के संस्थापक हुए थे वो हुए थे भाई सिंहराज। कौन सा है? याद रखना है सिंहराज, सोमराज। तो संस्थापक की बात कर रहा है तो याद रखना है हमें सिंहराज, ठीक है। चलिए सिंह भाई राजा, अब सिंह मतलब राजा, और जो राजा है वही क्या करेगा? वही स्थापित करेगा भाई राज्य, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने अपने इस राज्य में अपनी सत्ता को स्थापित किया था? 995, 1000, 1010, 1015। तो ध्यान रखना है कलचुरियों की बात किया जाए तो कलचुरी ने भाई 1000 से लेकर 1041 तक शासन किया है, ठीक है। 1041 तक शासन किया है। तो याद रखना, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, 1741 तक, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? सन 1000, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है भाई, क्या है देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने किसने किया है? कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में की थी तथा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने भाई? तो कलिंग राज के जो संस्थापक है, कलचुरी वंश के संस्थापक जो है कलिंग राज, उन्होंने सन 1000 में चैतुरगढ़ तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई थी और साथ ही चैतुरगढ़ में एक माता दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए उसके बाद है छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? अर्थात वो छत्तीसगढ़ में जब शासन करने आए तो उससे पहले वो कहाँ शासन करते थे या उनका होम टाउन कहाँ था? तो चलिए महेशमती, वातापी, वल्लभी या अमरावती। तो अमरावती तो नहीं होगा क्योंकि अमरावती आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, वल्लभी भी नहीं होगा, वातापी भी नहीं होगा। तो क्या होगा? महिष्मती, और ये आता है भाई एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? महिष्मती, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे है, महिष्मती कलचुरी राजवंश का प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने, ध्यान रखना है, कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया। कौन सी नगर बसाया था?
महिष्मती नगर बसाया था जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। अब देखिए महिष्मती शहर को ही बाद में क्या कहा गया था, त्रिपुरी। फिर जो हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में जो क्या थे, त्रिपुरी से थे, है ना, तो त्रिपुरी या फिर महिष्मती। चलिए आगे है, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी है राजधानी थी जिसे जिसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था। महेंद्र बाहुबली, महिषासुर, महेश्वरमन या फिर महिष्मान। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं तो किस राजा के नाम पर महिष्मान था, महिष्मान के नाम पर महिष्मती शहर की स्थापना करते हैं और उसी को बाद में आगे चलकर त्रिपुरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महिष्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो किस राजवंश ने, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। सरवपुरी वंश ने, नल वंश ने, पांडु वंश ने, कलचुरी वंश ने। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा समय तक सन 1000 से लेकर 1741 तक किसने शासन किया भाई, तो याद रखना है कलचुरी वंश ने। और कलचुरी वंश के संस्थापक छत्तीसगढ़ में किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कलिंग राज को। ठीक है, कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासक माना जाता है, जो कहाँ के थे, त्रिपुरी से। और त्रिपुरी को ही कहा जाता था महिष्मान। क्या कहा जाता था, महिष्मान। ठीक है, तो याद रखना है कलचुरी वंश। चलिए आगे बात करते हैं। आगे भाई, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे। तो कलचुरी जो राजवंश था, इनका प्रमुख देवता कौन सा था भाई, तो इनकी अगर प्रमुख देवता की बात किया जाए, कलचुरी राजवंश के देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त थे, तो ये भक्त थे भाई भगवान शिव के, विष्णु के, या फिर देखिए क्या क्या ऑप्शन में है, भगवान शिव के, दुर्गा माता की, विष्णु की और काली। तो आप सभी को पता है किसके थे, ये भगवान शिव के मानने वाले थे। ठीक है, तो याद रखना है भगवान शिव के। और माता लक्ष्मी का भी इन्होंने मंदिर बनवाया है रतनपुर में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, कलचुरी वंश की कुल देवी। अब कलचुरी वंश की कुल देवी क्या थी भाई, महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। तो इनकी जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी माता, कौन सी लक्ष्मी माता को मानते थे, तो कलचुरी वंश की जो कुल देवी इनकी थी भाई गजलक्ष्मी। कौन सी थी, तो गजलक्ष्मी थी। याद रखना है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है, जो अगर नहीं पढ़े रहते हैं तो हमें कंफ्यूजन में ला सकते हैं। अब देखिए महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी सभी माता लक्ष्मी के रूप हैं, तो क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है गजलक्ष्मी। क्या है, गजलक्ष्मी है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक। अब छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कमल राज को, कलिंग राज को, कोकल्य देव को, मुगधन तुंग को। तो छत्तीसगढ़ में जो है प्रमुख रूप से जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है कलिंग राज को। और कलिंग राज ने सन 1000 में क्या किया था, छत्तीसगढ़ के तुमाड़ में अपना राजधानी बनाया था और वहीं से शासन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो याद रखना है कलिंग राज। चलिए, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था, शंकरगढ़ द्वितीय, मुगधन, कोकल्य प्रथम, बालहर्ष, युवराज प्रथम। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए, एक कलचुरी नरेश कोसल के सोमवंशी शासक से किसको जीता था, पाली को जीता था। वह कलचुरी शासक कौन था, तो वह कलचुरी शासक था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। तो याद रखना है क्या था, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग थे। ठीक है, चलिए आगे है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक कौन था, तो ये तो आपको पता है कलिंग राज। नेक्स्ट है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है,
तो इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी, प्रथम देखिए कल प्रथम राजधानी पूछा गया ना, तो प्रथम राजधानी जब कौन आया था भाई, तुम्माड़ को बनाया था। किसने बनाया था? कलिंग राज ने। आपको पता ही होगा कलिंग राज ने जब यहाँ पर कलिंग राज ने, है ना, कलिंग राज ने जब 1000 में छत्तीसगढ़ में आए तो उन्होंने तुम्माड़ को अपना राजधानी के रूप में बनाया था। तो याद रखना है तुम्माड़, ठीक है, क्या हो जाएगा? तुम्माड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? रतनपुर में, तुम्माड़ में, मणिपुर में, सिरपुर में। तो कहाँ किया था? ये क्या हो गया भाई? चलिए ठीक हो गया। हाँ, तो याद रखना है क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने, तो कलिंग राज ने तुम्माड़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की है वंशीय? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चल क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ के है वंशीय कलचुरी शासकों की राजधानियां थी? अब कलचुरी वंश की राजधानियां इनमें से कौन कौन से जो है कलचुरी वंश की राजधानी थी? चलिए देखते हैं, तुम्माड़, रतनपुर, पाली या रायपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की है वंशीय कलचुरी शासकों की राजधानी हुआ करता था? तो देखिए रायपुर, पाली, रायपुर हुआ था भाई बाद में, है ना, पाली कोरबा, पाली नहीं हुआ था, रतनपुर सही है, ये भी सही होगा, तुम्माड़ था, रतनपुर और रायपुर, पाली नहीं होगा, है ना। पाली जो है ये किसका था? बाण विक्रमादित्य ने पाली को अपना वहां से शासन किया था, तो ये नहीं होगा। तो ए, बी और डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी, ठीक है। तुम्माड़, रतनपुर और रायपुर, ये पहले नंबर का होगा, फिर ये दूसरे नंबर का, और ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर की राजधानी, ठीक है। चलिए आगे है, देख लेते हैं क्या है। पाली बाण वंशी शासकों की राजधानी थी और रायपुर कलचुरियों की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी? त्रिपुरी था भाई, छत्तीसगढ़ का नहीं है तो क्या हुआ, एमपी में तो था ना। तुम्माड़ ये भी था, रतनपुर ये भी था, तो क्या हो जाएगा? जाजल्यपुर। अब देखिए कई लोग इसको सोचेंगे त्रिपुरी तो छत्तीसगढ़ का है ही नहीं, तो लगा दिए त्रिपुरी को जल्दबाजी में। ध्यान देना भी, यहाँ कलचुरियों का पूछा है, कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, तो एमपी में हो चाहे कहीं भी हो, है ना, उससे हमें क्या मतलब, तो क्या होगा? जाजल्यपुर जो है वो कलचुरियों की राजधानी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे है, तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? अब बताना है, तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक किसे माना जाता है? पृथ्वीदेव प्रथम को, कमलराज को, या फिर रत्नराज को, कलिंगराज को? रत्नराज प्रथम को ही रत्नदेव प्रथम भी कहते हैं, रत्नदेव प्रथम भी कहते हैं। और यही जो है भाई, फिर इन्होंने रतनपुर शहर को बसाया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो अंतिम शासक कौन था? रत्नराज था, जो तुम्माड़ से शासन किया, ठीक है। उसके बाद रतनपुर को बना दिया, फिर रतनपुर से करने लगा। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया, तो दो ही राजा है, एक है कमलराज और दूसरा है रत्नदेव प्रथम या रत्नराज। तो कलिंग राज हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका रत्नदेव। और है क्या भाई एक आध? हाँ, इनके बीच में कोई और होगा, क्या हो जाएगा इनके बीच में? लक्ष्मण राज तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? कमलराज, ठीक। कलिंग राज के बाद कमलराज के बाद रत्नराज, ठीक। ये अंतिम है, ये प्रथम है और ये बीच वाला। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया, तो किसमें है भाई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। निम्नलिखित शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। अब रतनपुर को राजधानी के बनाने के बाद वहां से कौन कौन से शासक ने शासन किया था, ये आपको बताना है। तो रतनपुर को राजधानी बनाने के बाद वहां पर कौन कौन से शासक ने शासन किया था? तो एक तो है भाई जाजल्यदेव प्रथम, सही होगा, रत्नदेव भी सही होगा, प्रतापमल ये भी सही होगा, पृथ्वीदेव ये भी सही होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्रम से जमाना है क्या?
इन शासकों का क्रम निर्धारित कीजिए, क्रम निर्धारित करना, ठीक है। तो इनमें से सबसे जो पुराना था, इसमें आपका पहले में आ जाएगा जाजल्यदेव, जाजल्यदेव के बाद आएगा आपका रत्नदेव, रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर आप ये थर्ड में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। तो प्रतापमल सबसे लास्ट में कौन से ऑप्शन में है भाई? प्रतापमल, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। प्रतापमल लास्ट में और जाजल्यदेव जो होगा वो प्रथम में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्रम मिलाना आपको बिल्कुल क्रम टू क्रम याद रहना चाहिए, क्योंकि अब व्यापम का पैटर्न चेंज हो गया है। तो बिल्कुल आपको इसी टाइप से क्वेश्चन वही रहेगा, बट आपको क्या करेगा, वो उलझाएगा। कलिंग राज का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1010, 1050, 1015 या 1020। तो इनका कार्यकाल देखिए, 1000 में इन्होंने तो शासन स्टार्ट किया था, सन 1000 में इन्होंने शासन स्टार्ट किया था और 1020 तक इन्होंने शासन किया था। 1000 में स्टार्ट किया था और 1020 तक शासन किया था। कहाँ से किया था? तो तुम्माड़ से किया था, ये भी याद रखना है। कहाँ से किया था? तुम्माड़ से किया था। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया था, कहाँ पर? चैतुरगढ़ में, चैतुरगढ़ में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर है अगला, कलचुरी वंश के निम्नलिखित निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। सही कालानुक्रम को आपको दर्शाना है। देखिए, सही कालानुक्रम को आपको दर्शाना है, बताना है। तो क्या होगा भाई, देख लेते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे पुराना कौन सा होगा? रत्नराज होना चाहिए, कमलराज होगा या फिर जगदेव। तो सबसे पुराना क्या होगा? देखिए, कमलराज जो है ये तुम्हाड़ से किया था, उसके बाद रत्नराज किया था, तो ये पहले में आएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा। अब देखते हैं 3 और 2 क्रम से किस में है? 3 और 2 देखिए, ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं आप। 3 और 2 और किसी में है? नहीं है। उसके बाद जाजल्यदेव हो जाएगा, लास्ट में आपका जगतदेव। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको कोट वाले क्वेश्चन में 1-2 अगर ऑप्शन भी आपको पता है तो आप पूरे को समझ कर सही बना सकते हैं। तो ये फायदा होता है कोट वाले में, है ना। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे तो पता है पक्का कि ये पहले में आएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये दोनों में खोजे 3 और 2, हाँ और किसी में नहीं है तो लगा दो, ठीक है, क्योंकि और किसी में तो है नहीं। चलिए आगे है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था? तो कलचुरी वंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था? तो ये किया था भाई त्रिपुरी। किसने किया था? त्रिपुरी, लहुरी, बेहुरी या फिर कलिंग। तो किसने किया था? त्रिपुरी शाखा ने, ठीक है। तो याद रखना है, कलचुरी वंश की निम्नलिखित शाखा में छत्तीसगढ़ राजनीति तो त्रिपुरी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लहुरी आया भाई, क्या क्वेश्चन क्या है, अच्छे से एक बार पढ़ लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था? कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने त्रिपुरी वंश के हाँ ठीक है, स्थान का नाम है त्रिपुरी, और लहुरी शाखा। तो त्रिपुरी वंश के लहुरी शाखा, ऐसा याद रखना है आपको, त्रिपुरी वंश के लहुरी शाखा क्या होगा? त्रिपुरी वंश के लहरी शाखा ने जो है वो छत्तीसगढ़ में शासन किया था। तो क्या हो जाएगा? लहुरी, ठीक है। स्थान नहीं पूछा था, कहां से आया ये नहीं पूछा, उसकी शाखा का नाम पूछा। तो शाखा है लहुरी शाखा। कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या बोला गया है। त्रिपुरी की कलचुरी राजवंश ने लहुरी शाखा छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था, ठीक है भाई। दोनों ऑप्शन में नहीं देना था। चलिए, किस कलचुरी शासक ने क्या है किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो रतनपुर को मैंने बताया है कमलराज और एक है रत्नराज। ये तीनों ने कहां से? तुम्माड़ से शासन किया था, तुम्माड़। और साथ में उसके बाद ये अंतिम इसी ने क्या किया था? रतनपुर को बसाया था, और वहां से फिर अपना राज्य स्टार्ट किया था। तो क्या हो जाएगा? कलचुरी वंश के रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था, तो किसने बनाया था? रत्नराज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ, रत्नदेव प्रथम के नाम से जाना जाता है। प्रथम ने 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी।
इन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में क्या किया, प्रसिद्धि दिलवाई थी। तो याद रखना है, रतनपुर की महामाया मंदिर और तालाबों के शहर के रूप में विकसित किसने किया था, तो रत्नराज या फिर रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महामाया मंदिर, माता महामाया मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था, तो याद रखना है रत्नदेव या रत्नराज प्रथम के दौरान के शासन काल में। ठीक है, चलिए आगे है, कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था, तो रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था, सन 1050 में। कब बसाया था, सन 1000। अगर सदी बोला जाए तो याद रखना है 11वीं सदी, अगर सदी की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी में, 11वीं, ये क्या हो गया, 11वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखना है शताब्दी अगर पूछा जाता है तो याद रखना है आपको 11वीं शताब्दी में। चलिए उसके बाद अगला है भाई, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, 1025 से 45, 1030 से 55, 1045 से 1065, 1040 से 1065। तो याद रखना है रत्नराज प्रथम ने कब से कब तक किया था, तो सन 1045 से लेकर 1065 के बीच में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तभी तो 1050 में रतनपुर शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है 1045 से 1065 के बीच में इन्होंने शासन किया था। चलिए, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था। देखिए, कोमोमंडल के क्या पूछा है, कोमोमंडल के अधिपति अधिपति मतलब वहां के राजा, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया था किस कलचुरी शासक ने अधिपति, जो कोमोमंडल के अधिपति वज्जू है उसकी पुत्री से विवाह किया था। तो याद रखना है ये हो जाएगा रत्नराज प्रथम, रत्नराज द्वितीय, प्रतापमल या जयजल्य। तो ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नराज ने किया था। किसने किया था, रत्नराज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश की निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासक ने भाई सकल कोसलाधिपति। अब देखिए, सकल कोसलाधिपति की बात किया जाए तो ये देख, एक है त्रिलिंगाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे, सोमवंश, पांडुवंश जो सोमवंश थे, कहाँ के, कांकेर के। ठीक है, कांकेर वाले जो सोमवंश थे ये करते थे। लेकिन याद रखना है इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कोसलाधिपति, तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, तो किसने किया था, तो याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम ने। किसने किया था, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम एवं सोमवंशी शासक तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे है फिर, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया। रतनपुर के विशाल तालाब का, देखिए तालाबों के शहर के रूप में बसाया किसने था, तो रत्नराज, याद रखना रत्नदेव को। ठीक है, लेकिन विशाल तालाब की अगर बात किया जाए, अगर इसमें विशाल तालाब की बात किया जाए तो ये याद रखना है आपको पृथ्वीदेव प्रथम को। ठीक है, विशाल तालाब की बात किया जाएगा तो क्या याद रखना है, पृथ्वीदेव प्रथम। और तालाबों की नगरी के रूप में किसने डेवलप किया था, तो रत्नदेव ने, जिन्होंने महामाया मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पुलिस भर्ती अभी तो राजनांदगांव, और आप सभी को पता है राजनांदगांव का जो भर्ती है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। तो वहां फिर फिजिकल होगा दोबारा से। और देखिए ये तो कहीं ना कहीं करप्शन इसमें शामिल है ना, तभी जाके भर्ती रद्द हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ और टाइम मिल जाए, किसके लिए भाई, फिजिकल के लिए, राजनांदगांव के लिए। अब थोड़ा सा सिस्टम में सुधार करेंगे और उसके बाद मान के चलिए कि ये भर्ती आपका 1 आध महीने के लिए फिर पेंडिंग हो गई है ना, तो मान के चलिए फरवरी से पहले आपका अगर तुरंत चालू करते हैं उस स्थिति में बता, फरवरी से जनवरी तक तो लगभग चलने ही वाला था।
है ना। जनवरी तक तो फिजिकल होने वाला था, अब आप मान के चलिए कि ये फरवरी तक जाएगा। फिजिकल जो है वो फरवरी से पहले नहीं हो पाएगा, है ना। किससे पहले नहीं हो पाएगा? फरवरी से। आगे भी जा सकता है। अब आपके पास जहां जहां तक जहां के आपने फिजिकल दिला लिए हैं, अगर आपका अच्छा मार्क्स बना है जहां फिजिकल आपने दिलाए होंगे, है ना, तो वहां के लिए आप रिटर्न एग्जाम का तैयारी में लग जाइए भाई, है ना। क्योंकि हो सकता है इसको देखते हुए जल्दी भर्ती को निपटाने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि लेट जैसे जैसे भर्ती लेट होगा, एक से एक अलग अलग केसेस चालू हो जाते हैं, फिर कोर्ट पेशी, तो हो सकता है भर्ती जैसे क्लियर होकर आता है जल्दी जल्दी इसको निपटाया जा सकता है। तो याद रखना है आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी से आप रिटर्न एग्जाम में बिल्कुल तैयारी कीजिए भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।